हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी होती है ये, और रिसेंटली मेरे ट्विन बॉयज को ये हुआ था और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पेरेंट्स को इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहिए। रिसेंटली मेरे ट्विंस जो कि अभी 5 इयर्स के हैं वो इस डिजीज के थ्रू गुजरे, तो मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ। क्लिनिकली पहले तो मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि एक्चुअली किस तरीके से हम इससे डील कर सकते हैं। तो हुआ यूं कि मेरे ट्विन बी को, जो कि अभी 5 इयर्स का है, एक प्री स्कूलर है, उसको सडनली एक दिन सोर थ्रोट हुआ और मुझे याद नहीं था कि उसके आगे पीछे उसने कोई आइसक्रीम वगैरह या ठंडी चीजें खाई हो या फिर एसी का भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो फिर सडनली क्यों हुआ ऐसा, दिस वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड। और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी हाई चल रहा था, मतलब फीवर तो नहीं कह सकते बट नॉर्मल से थोड़ा टेम्परेचर हाई था। और फिर सडनली वो कहने लगा कि मम्मा चलते चलते मुझे ना पैरों में जैसे कुछ जलन सा हो रहा है। देखने पे मुझे पता चला कि उसके सोल ऑफ द फुट में कुछ रेड रेड कलर के दाने की तरह आए हुए हैं और 1-2 दिन में वो थोड़े से ब्लिस्टर्स की तरह दिखने लगे, मतलब उनके अंदर जैसे कोई पानी भरा हुआ हो, और उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। साइड बाय साइड उसके हाथों में भी पाम्स में भी इस तरीके के दाने दिखने लगे और वो कंप्लेन करने लगा कि खाने पीने में उसे परेशानी हो रही है। उसके मुंह में भी छाले आ गए थे। और फिर इसके आगे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि किस तरीके से मैं उससे खाना खिलाऊं। ये एक बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का, कि बच्चे को सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है, उसके मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, हाथ के तलवे और पैर के तलवों पर भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। यूजुअली इन्फेंट्स में और 5 to 7 ईयर्स से कम एज के बच्चों में, प्री स्कूलर्स में या जो डे केयर में रहते हैं, ऐसे बच्चों में हैंड फुट एंड माउथ डिजीज काफ़ी कॉमनली स्प्रेड होता है। एक बच्चे को हो गया तो काफ़ी कंटेजियस होता है, दूसरों को भी होने के खतरे रहते हैं। एडल्ट्स में भी कभी कभार ये देखा जाता है। अगर प्रेगनेंसी में आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यूँ तो 7 से 10 दिन में ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में शायद मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो, इसकी संभावना कम प्रतिशत में ही सही ज़रूर रहती है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है और बहुत चांस रहता है कि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक बहुत जल्दी ही फैल जाए थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, मतलब खांसने छींकने पे, या फिर वो जो ड्रॉपलेट्स अगर किसी सरफेस पे पड़ गए और दूसरे बच्चे ने इसे छू दिया तो इसकी वजह से हो सकता है। बच्चे के स्टूल के थ्रू भी ये दूसरे बच्चे तक जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन माओं के लिए, ये मैं कह रही हूँ, जो बच्चों का डायपर वगैरह चेंज कर रही है या उनके स्टूल पास करने के बाद उनको वॉश वगैरह करके दे रही हैं, वो बहुत अच्छे से अपना हाथ धोए, सैनिटाइज करें और उन सारे एरियाज़ को भी सैनिटाइज करें जहाँ छींकने या खांसने के बाद ड्रॉपलेट्स गिरे हो। अगर आपके घर में कोई और बच्चा है तो उसे उस बच्चे से दूर रखें जिसे इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं। मेरे केस में क्या था, ट्विन बी को ये शुरू हुआ था। मैंने ट्विन ए को बहुत मना किया कि बेटा दूर रहो भाई से, लेकिन बस उसे तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो आके उससे गले मिल रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, एनर्जी लो था, और इसी वजह से मेरे ट्विन ए को भी ये डिजीज़ हुआ, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग था। उससे मुंह के अंदर ब्लिस्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो खाने पीने में उसे परेशानी नहीं हो रही थी। और उसके जो रैशेस थे वो पाम्स एंड सोल्स से ज़्यादा एल्बोज में और नीज में थे, तो उसे चलने फिरने में भी या खाना खाने में भी परेशानी नहीं हो रही थी। जहाँ मैं ट्विन बी की बात करूँ तो उसके मुंह में छाले थे, उसके हाथ में छाले थे, पैर में छाले थे, तो उसे चलने में परेशानी थी। हाथों से वो खाना नहीं खा पा रहा था, तो मैं उसे फीड कर रही थी और बिल्कुल ठंडा सूपी काइंड ऑफ खाना मैंने उसे दिया इस दौरान, क्योंकि उसे स्वेलो करने में भी परेशानी हो रही थी। तो जब मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से बात किया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे को फीवर बहुत ज़्यादा हो तो मेडिसिन आप दे दिया करें, अदरवाइज हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, मुंह में और गले के आसपास ब्लिस्टर्स होने की वजह से बच्चे को निगलने में काफ़ी परेशानी होती है। बाकी
सॉलिड फूड तो आप छोड़ ही दीजिए, पानी भी पीने से वो कतराता है। तो बहुत ज़रूरी है उसे प्यार से पुचकार के पानी पिलाते रहिए और ऐसा कोई खाना दीजिए जो उसे पसंद हो इन अ सूपी मैनर। मतलब मेरे बच्चे को जैसे खिचड़ी बिल्कुल ठंडा करके मैंने दिया, या फिर ओट्स को बिल्कुल दूध में गला करके उसके बाद मैंने उसको दिया। तो इस तरीके का आप कुछ दे सकती हैं ताकि बच्चे का हाइड्रेशन प्लस उसका जो न्यूट्रिशन है ये अच्छी तरह से बना रहे। और जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, तो बच्चे को तब तक स्कूल ना भेजें, अगर वो प्री स्कूलर है तब तक स्कूल ना भेजें जब तक उसका फीवर पूरा सबसाइड ना हो गया हो, उसके रैशेस या जो भी ब्लिस्टर्स है वो सूख ना गए हो, ताकि ये बीमारी दूसरे बच्चे तक ना पहुंचे। और इस दौरान बच्चा काफ़ी लेथार्जिक भी हो जाता है, थका हुआ सा महसूस करता है। तो जैसे ही वो अपना वो प्रीवियस एजिलिटी और स्ट्रेंथ वापस उसे मिल जाए, उसके आगे ही उसे स्कूल भेजना सही रहता है। अब कई पेरेंट्स को एक और कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये चिकन पॉक्स तो नहीं है। मतलब जब रैशेस दिखते हैं तो दिमाग में ये भी एक सवाल आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ की डिफरेंसेस है चिकन पॉक्स और हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के। दोनों ही वायरल बीमारियां हैं, लेकिन जो रैशेस का प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अलग होता है। जहां हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के केस में ब्लिस्टर्स हाथ में या फिर सोल ऑफ द फुट में या मुंह के अंदर दिखते हैं, वहीं चिकन पॉक्स में पूरे शरीर में ये दिख सकते हैं, बच्चे के फेस में, स्कैल्प में, आर्म्स में, लेग्स में, कहीं भी। रीजन की बात करें तो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज होता है एंटीरोवायरस की वजह से, जैसे कि कॉक्सैकी वायरस A16, वेरेस चिकन पॉक्स होता है बिकॉज ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस। दोनों ही कंटेजियस डिजीज है। और सिम्टम्स की बात करें तो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में फीवर होता है, माउथ सोर्स होते हैं, रैशेस होते हैं तलवों पर, हाथ के और पैर के तलवों पर। चिकन पॉक्स में बच्चे को फीवर के साथ साथ टायर्डनेस, हेडेक, स्टमक एक ऐसा हो सकता है, प्लस इसके साथ साथ वो खाने पीने से कतरा सकता है, प्लस उसके जो रैशेस होते हैं वो काफ़ी इची होते हैं, मतलब उन्हें काफ़ी खुजली होती है। वेयरएज हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट की बात करें तो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। बस फीवर और डिस्कम्फर्ट के लिए हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह के अंदर भी छालों के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं, पर बच्चे अक्सर ये अलाउ करते नहीं हैं। उनको बहुत ज़्यादा पानी देना चाहिए इस वक्त ताकि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। वही हम चिकन पॉक्स की बात करें तो एंटीवायरल मेडिकेशंस इसके लिए दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, और इसके प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीन्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो दोनों ही डिजीज में एनकेफेलाइटिस और डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, और चिकन पॉक्स की वजह से स्किन इन्फेक्शन, निमोनिया, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकता है। वही बहुत रेयर केसेस में हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के केस में वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो कि काफ़ी एक सीरियस बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में समझ आ गया होगा, किस तरीके से वो चिकन पॉक्स और इसमें एक अंतर कर सकती हैं, इसके बारे में भी समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके के पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में है। मैं इस तरीके के टॉपिक आगे भी अपलोड करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।